नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 9वीं क्लास है। इसके पहले मैं 8 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। पिछली 8 क्लासेस से दोस्तों अगर आपको 10 प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वह आपको निर्णायक साबित हो जाएंगे। तो एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर एवं जीके जीएस के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक की उपाधि दी गई है। और एक प्रश्न और आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों आपने सुना होगा जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। तो भारत जम्मू द्वीप का हिस्सा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो याद रखिएगा इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो याद रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एवं ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। एवं याद रखिएगा अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाती है तो 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई है। पूरब से पश्चिम 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ये 3214 है। अगला प्रश्न है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजॉल। इसके अलावा याद रखिएगा अगर बात की जाए इम्फाल की, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, याद रखिएगा। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और इसके अलावा याद रखिएगा मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की दोस्तों राजधानी अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों देशों से मिलती है? तो याद रखिएगा सिक्किम की सीमा 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान एवं चीन। और याद रखिएगा गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे आप केटू के नाम से जानते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। और अगर आपसे इसकी हाइट पूछी जाए तो याद रखिएगा 8598 मीटर समुद्र तल से इसकी हाइट है। और अगर पूछा जाए कहां स्थित है तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में एवं पीओके वाले कुछ क्षेत्र में इसका हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो याद रखिएगा 8586 मीटर कंचनजंगा की हाइट। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, जो कि झारखंड स्टेट में स्थित है। और अगर आपसे इसकी हाइट पूछी जाए तो याद रखिएगा 1365 मीटर। इसके अलावा याद रखिएगा धूपगढ़ पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है एवं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और अगर धूपगढ़ की हाइट पूछी जाए तो 1352 मीटर। 1365 है कि पारसनाथ की और धूपगढ़ की है 1352।
अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आता है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं के बारे में मान्यता दी गई है या वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है या इन्हें मान्यता दी गई है। और यह दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगर 8वीं अनुसूची के हिसाब से पूछा जाए तो याद रखिएगा 14 भाषाएं हैं। तो टोटल कितनी भाषाएं हैं संविधान में बताया गया है? तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है या प्रभावित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है या कितने अध्याय में? भागों की जगह आपको कई जगह अध्याय भी देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में या अध्यायों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में किस देश की विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है। और याद रखिएगा टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया की यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में चीन की यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय प्रथम यानी कि शीर्ष स्थान पर है। और याद रखिएगा इस रैंकिंग में भारत का नाम ही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है FIH हॉकी 5S लुसाई किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है भारत की टीम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। FIH हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है। अगला प्रश्न है भारत किस वर्ष तक अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम याद रखिएगा गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो दोस्तों यह स्कीम 2023 के आखिर तक लॉन्च करने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा यह 17वां संस्करण था मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग प्रतियोगिता जीती है? तो दोस्तों इनका नाम है हरिणी लोगन जिन्होंने प्रतिष्ठित स्पेलिंग प्रतियोगिता जीती है और यह भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिकी है। अगला प्रश्न है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण में 20 सीताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट सॉरी यह साताराम है 20 साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार संजीत नार्वेकर को दिया गया है। अगला प्रश्न है सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार मेघालय ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सिक्किम राज्य को भारत के पहले जैविक एवं अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है। अगला प्रश्न है किस मंत्री ने अहमदाबाद में ओलंपिक यहां स्तर है ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स के लिए सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा टाटा प्रोजेक्ट्स। हालांकि L&T कंपनी भी टाटा की है लेकिन टाटा प्रोजेक्ट्स के लिए यह काम दिया गया है। और जेवर में दिल्ली का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों लद्दाख की पैंगोंग झील में रिलायंस जियो ने 4G सेवाएं दी थी या स्टार्ट की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य के कलाल में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों गुजरात के कलाल में यह उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। और किसने किया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने। और किसकी सहायता से? तो याद रखिएगा किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड की सहायता से।
अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है या तापक्रम कितना होता है। दोस्तों साइंस का प्रश्न है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसके अलावा सेल्सियस में दिया गया है और सेल्सियस में याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है, ईसीजी किस अंग के रोग का, यहां भी थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, रोग है, किस अंग के रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ईसीजी हृदय रोग के या हृदय के रोग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ईसीजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। कोष्ठ यानी कि चैम्बर, और आप सभी जानते हैं ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय में 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं प्लीहा को मानव शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है। यह सभी प्रश्न दोस्तों अलग अलग स्टेट्स के प्रीवियस ईयर पुलिस के एग्जाम के पेपर से लिए गए हैं, तो आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। तो इसका सही जवाब है हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिरोशिमा में पहला एटम बम फेंका गया था या परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका की तरफ से, और इसके बाद दूसरा जो फेंका गया था वह फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 3 दिन बाद। और हिरोशिमा वाले बम का नाम भी याद रखिएगा लिटिल बॉय। जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, और जो कि नागासाकी पर गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप इनके नाम याद रखिएगा। हिरोशिमा वाले का नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी वाले का था फैट मैन। अगला प्रश्न है, किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं किरचॉफ धारा नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, कार्य करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे ही ऊर्जा कहा जाता है, कार्य करने के सामर्थ्य को। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो दोस्तों कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे भार कहा जाता है अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या ग्रेविटी बल लग रहा है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस आवधिक स्वभाव पर रखा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में जमाया था। तो उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जमाया था। या फिर यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किसने तत्वों को जमाया था। तो याद रखिएगा मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड के डाटा को किसी भी स्वरूप के बिना पाठ के रूप में अवेशन करने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब होगा पेस्ट स्पेशल। अगला प्रश्न है, पाठ का संयोजन किसके द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे स्पेस दिया गया है, पाठ का संयोजन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों एम्परसेंड या जिसे आप एंड भी कहते हैं, इसके द्वारा किसी पाठ का संयोजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम में निम्नलिखित पंक्ति को क्रियान्वित करने के बाद रिजल्ट में संग्रहित मूल्य क्या होगा, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद क्या होगा। तो इसे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 3 या 9। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर के पहले एक शब्द को मिटाने के लिए या डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्सर के पहले सिर्फ एक ही अक्षर को मिटाना, कर्सर के बाद सिर्फ एक ही अक्षर, कर्सर से पहले सिर्फ एक शब्द को मिटाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कर्सर के बाद ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर के पहले सिर्फ एक शब्द को मिटाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहु उपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता। बहु उपयोगकर्ता यानी कि मल्टी यूजर का समर्थन नहीं करता।
तो ओएस करता है, विंडोज 95 करता है, विंडोज एनटी भी करता है, लेकिन एमएस डॉस इसका सही जवाब होगा। एमएस डॉस नहीं करता। मल्टी यूजर का समर्थन। अगला प्रश्न है, इनमें से अलग को पहचानिए। ऑप्शन है एक्सेस, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट या डी बेस। तो दोस्तों इनमें से अलग क्लियर दिख रहा है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑफिस एक्सपी एवं ऑफिस 2007, 2008, 9, 10 यह सभी ऑफिस के वैध संस्करण है, लेकिन ऑफिस विस्टा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है, तो विस्टा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती संचालन का एक परिणाम नहीं है? तो याद रखिएगा, समवर्ती संचालन का मतलब होता है कंक्यूरेंट ऑपरेशंस, और ऑप्शन दिए है लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, अपडेट एनोमली। तो दोस्तों अपडेट अनोमली इसका सही जवाब है। इसके अलावा दिया है अनरिपीटेबल रीड या डर्टी रीड, तो दोस्तों अपडेट अनोमली इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक बहु उपयोगकर्ता डेटाबेस में अगर दो उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही रिकॉर्ड अध्ययन करना चाहते हैं तो किस विधि द्वारा ऐसा करने से रोका जा सकता है? तो दोस्तों काफी सिंपल है, रिकॉर्ड लॉक करके उन्हें ऐसा करके रोका जा सकता है। इसका मतलब है, अगर एक मल्टी यूजर डेटाबेस से दो यूजर किसी डाटा को उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें रोकना है तो रिकॉर्ड को लॉक करके उन्हें रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में आप किस प्रकार से किसी सेल में टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अगर वे चौड़ाई में फिट नहीं हो रहे? ऑप्शन है, कॉलम हेडर की दाहिनी सीमा पर डबल क्लिक करना होगा, फॉर्मेट में से कॉलम का चयन करें, फिर ऑटो फिट को सिलेक्ट करें, तो यह दोनों तो होते हैं। फॉर्मेट सेल संवाद में श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें, तो यह भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब होगा। अगर एमएस एक्सेल में कोई टेक्स्ट चौड़ाई में फिट नहीं हो रहा तो यह तीनों मेथड से आप इसे फिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा फंक्शन वर्कशीट सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए प्रयोग करते हैं? काफी सिंपल है, आप सभी जानते हैं, वर्तमान दिनांक के लिए टुडे का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से विशेष प्रतीक चर या वेरिएबल्स नाम में प्रयोग हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, अगर कंप्यूटर में आप कोई भी नाम लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यह कोई भी करेंगे तो आप उसका रीनेम नहीं होगा, सिर्फ अंडरस्कोर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 9वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार इसके पहले की वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।